Hello children. In previous lecture we discussed about chapter number 2 in geography. The name of the chapter is land, water, soil, natural resources. ये पिछले टर्म पे मैंने स्टार्ट किया था और उसका पहला टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा था लैंड. क्लियर. लैंड के बारे में काफ़ी कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया था, हालांकि 3 दिन का गैप हो गया, तो एक बार रिवाइंड करते हैं जो पीछे मैंने टर्म पे पढ़ाया है, फिर कंटिन्यू ले चलते हैं आपके लेक्चर्स को. क्लियर. तो लैंड के बारे में पीछे टर्म पे बताया कि मैंने बताया लैंड क्या होता है, कितना परसेंट लैंड है और उसमें से हम कितना यूज़ करते हैं. तो आप देख ही रहे हैं 30% लैंड ज़रूर है, लेकिन उस 30% लैंड में भी मात्र 30 मतलब उस 30% को मैं अगर 100 समझूँ तो उसमें से मात्र 30% ऐसा एरा है जहाँ 90% पॉपुलेशन वहाँ ऑक्युपाइज है, यानी वहाँ पे रहते हैं. तो ये मैंने डिस्कस किया. लैंड का यूज़ किस रूप में हो रहा है, ये लैंड पे डिपेंड करता है कि लैंड किस कौन कौन से फिजिकल फैक्टर पे डिपेंड है, और जिस हिसाब से लैंड होता है उसी लिए हम उसको फॉरेस्ट्री के रूप में, माइनिंग के रूप में, रोड्स के रूप में ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं. लेक्चर को आगे बढ़ाया. प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड डिस्कस किया. प्राइवेट लैंड यानी किसी एक का, कम्युनिटी यानी गवर्नमेंट का, जिसे वो बनाती है सभी के लिए, जैसे पार्क वगैरह हो गए, पिकनिक का कोई प्लेस हो गया, ये सब. डिप्लेशन ऑफ लैंड मैंने पढ़ा है कि क्या होता है डिप्लेशन, किस प्रकार ज़मीन जो है वो कम होती जा रही है, यानी ख़त्म होती जा रही है. जो उनकी फर्टिलिटी है वो लोगों की डिमांड की वजह से दिनों दिन उसकी घटती जा रही है. किस तरह रूरल एरियाज़ में लैंड का डिप्लेशन हो रहा है, किस प्रकार आपके अर्बन एरियाज़ में उसका हो रहा है, वो सब आपने देखा पिछले टर्म पे. कंजर्वेशन ऑफ लैंड मैंने डिस्कस किया. कंजर्वेशन ऑफ लैंड को हम लोग किस प्रकार बचा सकते हैं, यानी जो मिसयूज़ हम कर रहे हैं लैंड का ओवर ग्रेजिंग करके या डिफॉरेस्टेशन करके, तो किस प्रकार हम कंजर्व कर सकते हैं लैंड को, और उनके लैंड के कंजर्व करने से हमें कितना फ़ायदा है, वो मैंने डिस्कस किया कंजर्वेशन ऑफ लैंड में. टॉपिक्स को आगे बढ़ाया. नेक्स्ट टाइम पे मैंने डिस्कस किया लैंडस्लाइड. लैंडस्लाइड क्यों होता है और लैंडस्लाइड होता क्या है, ये मैंने डिस्कस किया है. क्लियर. स्पेशली जो हिली टेरेन होते हैं, यानी हिली एरियाज़ होते हैं, वहाँ लैंडस्लाइड ज़्यादा देखने को मिलता है. उसको किस प्रकार आप रोक सकते हैं लैंडस्लाइड को, मैंने प्रिकॉशन में बताया. वहाँ मैंने बताया हैज़ार्ड मैपिंग. हैज़ार्ड मैपिंग क्या होता है, ऐसे एरिया में बसने से खुद को रोकिए जहाँ लैंडस्लाइड ज़्यादा होता है. क्लियर. रिटेंशन वाल भी मैंने समझाया था, किस प्रकार रिटेंशन वाल मैंने बताया था. पहाड़ वगैरह होते हैं तो आप देखते हैं, वैष्णो देवी का मैंने एग्जांपल दिया था, तो देखिए वहाँ पे क्या होता है, एक वाल बनता है, उसी को बोलते हैं रिटेंशन वाल. आगे मैंने डिस्कस किया वेजिटेशन वगैरह को बढ़ाइए, जो फर्टाइल लैंड है वहाँ ये सब करना चाहिए. फॉरेस्ट्री करना चाहिए अच्छा खासा, वहाँ एफॉरेस्टेशन कीजिए, यानी पेड़ वगैरह लगाइए. इन सभी भी लैंड को बचाया जा सकता है. नदियाँ जो अच्छी खासी फ्लड के रूप में आ जाती हैं एरियाज़ में, तो आप वहाँ ड्रेनेज सिस्टम अच्छा कीजिए कि कम से कम ओवरफ्लो अगर नदियाँ हो रही हैं तो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होने की वजह से वो नदियाँ किसी और स्थान पे चली जाएंगी जहाँ पे पूरी तरह वहाँ पानी का अभाव है या पानी वहाँ नहीं है. तो इस प्रकार आप मैनेज करके, यानी बैलेंस करके, आप अपने क्षेत्र को भी डेवलप कर सकते हैं और उसके क्षेत्र को भी जहाँ पानी पहुँच नहीं पा रहा है. तो ये आपने देखा प्रिकॉशन, यानी लैंड को बचाने का आप तरीका जान गए. क्लियर. लेक्चर को आगे आज मैं ले चलता हूँ कंटिन्यू, और उसका सेकंड टॉपिक आज मैं देखता हूँ. और सेकंड टॉपिक क्या है, सॉइल. वाटर को अभी पेंडिंग में रखते हैं, पहले सॉइल पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप लैंड पढ़े हैं तो सॉइल को पढ़ना आसान होगा, क्योंकि आप जानते ही हैं लैंड का ही जो ऊपरी पार्ट यानी क्रस्ट जो सबसे ऊपर होता है. पीछे क्लास में आपने क्रस्ट, मेंटल और ये सब के बारे में पढ़ा भी है, कोर के बारे में, तो वहाँ क्रस्ट आपको बताया गया था क्या होता है. तो लैंड का जो सबसे ऊपरी पार्ट यानी क्रस्ट जो है, यही आपका सॉइल है. अब आप समझ सकते हैं लैंड का सबसे ऊपरी पार्ट यानी अपर जो लेयर होता है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, यानी सॉइल आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है. ह्यूमंस लाइफ हुआ, एनिमल्स लाइफ हुआ, प्लांट लाइफ हुआ, ये सब कुछ डिपेंड करता है लैंड के सबसे ऊपरी परत यानी सॉइल पर. क्लियर. सॉइल क्या होता है, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सबस्टांस. ग्रेनी क्या होता है, छोटे छोटे कण, छोटे छोटे पार्टिकल्स, सबस्टांसेस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल. यानी अर्थ का जो सबसे ऊपरी पार्ट है, इसी ग्रेनी सबस्टांस कवर किए हुए हैं, इसी ग्रेनी सबस्टांस को हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल. लैंड फॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल. हर एक जगह पे अलग अलग प्रकार का सॉइल होता है. क्लियर. पता चला
जहाँ खूब सारी नदियाँ हो, वहाँ सॉइल अलग प्रकार का होगा, यानी वहाँ का सॉइल कैसा होगा, फर्टाइल सॉइल होगा, यानी एलुवियल सॉइल, या सिंपल समझो अलग प्रकार का सॉइल होगा। अगर मैं माउंटेन एरा में चला जाऊँ तो माउंटेन एरा में मुझे अलग प्रकार का सॉइल देखने को मिलेगा, यानी हर एक जगह पे अलग अलग सॉइल देखने को मिलता है। आप देखते हैं कहीं पे ब्लैक सॉइल है, आप देखते हैं कहीं पे रेड सॉइल है, कहीं पे एलुवियल सॉइल है, कहीं पे आपका साल्टी सॉइल है। तो कई सारे सॉइल अलग अलग एरिया में होते हैं, जैसे वहाँ पे उस तरह का उसे इन्वायरमेंट मिले या उस प्रकार का उसे लैंड मिले। क्लियर? अगर मैं पहाड़ी एरिया की बात करूँ तो पहाड़ी एरिया में कहाँ अच्छा खासा आप फर्टाइल लैंड फाइंड कर पाएंगे, कभी नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो वहाँ क्या होगा, अलग प्रकार का सॉइल होगा, वहाँ ऐसे अनाज प्रोड्यूस किए जाते हैं जो उस सॉइल के लिए बेहतर होते हैं। क्लियर? तो ये सॉइल होता है, सॉइल क्या होता है, ग्रेनी सबस्टांस होते हैं जो लैंड के सबसे ऊपर कवर होते हैं, साथ ही हर एक जगह पे अलग अलग प्रकार का सॉइल होता है। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं वेदरिंग, यानी सॉइल बनता कैसे है, उनके जो बनने की प्रक्रिया होती है, सॉइल कैसे बनता है, उस बनने का जो मेथड होता है, जो प्रोसेस होता है, उसी को हम कहते हैं वेदरिंग। क्लियर? द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ रॉक्स, आप जानते ही हैं अर्थ है, कई सारे यहाँ पे जानवर एक्सपायर होते हैं, मनुष्य एक्सपायर होता है, तो क्या करता है वो कहीं ना कहीं मिट्टी में मिल जाता है, यानी दब जाता है। ऐसे नदियाँ वगैरह होती हैं, बरसात होता है, गर्मी ठंडी, तो रॉक्स के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे लेयर्स आने जाते हैं, यानी परत आने लगते हैं। जब ये रॉक्स के परत जो कवर होते हैं ये ब्रेक होते हैं ड्यू टू टेम्परेचर चेंज के हिसाब से, जैसे ठंडी हुआ, गर्मी हुआ, तो अलग अलग टेम्परेचर में क्या करते हैं, रॉक्स का जो ऊपरी लेयर होता है वो डिके होने लगता है, यानी टूटने लगता है, और यही टूटकर लैंड पे आता है और यही आपके क्रस्ट यानी सॉइल का निर्माण करता है। क्लियर? बनता कैसे है, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटी। क्लियर? प्लांट्स मरते हैं, एनिमल्स मरते हैं, ह्यूमंस मरते हैं, तो उन्हीं से इन रॉक्स पर लेयर बनते हैं जो अलग अलग टेम्परेचर में, जब उस टेम्परेचर को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो क्या हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं रॉक से, और डिके होने के बाद वही आपके सॉइल का निर्माण करते हैं। क्लियर? ये कोई छोटी प्रक्रिया नहीं होती, ये बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। क्या होता है प्रोसेस, इट टेक्स 100 ऑफ ईयर टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। अब आप सोच सकते हैं 1 सेंटीमीटर सॉइल, यानी 1 सेंटीमीटर का परत सॉइल का बनाने के लिए 100 ईयर्स लग जाते हैं। अब आप सोचिए आपके जो क्रस्ट यानी सॉइल का जो फॉर्मेशन हुआ, जो निर्माण हुआ, कितने करोड़ अरबों वर्ष में हुआ होगा। क्लियर? तो ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस इतना आसान नहीं होता, 100 ईयर्स लग जाते हैं 1 सेंटीमीटर सॉइल के परत बनने में। क्लियर? क्योंकि रॉक्स पे जो लेयर है वो इतने आसानी पे नहीं चढ़ते हैं, और इतने आसानी से अगर वहाँ लेयर्स आ भी जाते हैं तो वो डिके इतनी आसानी से नहीं हो पाते जब तक उन्हें अलग अलग टेम्परेचर का सामना नहीं करना पड़ता। कभी बारिश होने लगा, कभी ठंडा पड़ने लगा, कभी गर्मी होने लगा, तो वो लेयर क्या कर पाता है, उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता और रॉक्स को छोड़ देता है। वही जब आपके अर्थ पे गिरता है तो वही आपके क्रस्ट का निर्माण करता है। क्लियर? क्या होता है इसमें, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, इन्हीं सब के जो आपका वो विघटन हो जाता है शरीर का, यानी एनिमल्स वगैरह जो मर जाते हैं, ये होता है। तो क्या होता है, सॉइल इज मेड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो सॉइल मतलब कैसे बनता है, ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, मिनरल से बनता है, एंड वेदर्ड रॉक, और वेदर्ड रॉक से बनता है। दिस हैपेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेयरिंग। इसी पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। क्लियर? यानी सॉइल कैसे बनता है, ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, मिनरल्स से बनता है, वेदरिंग रॉक से बनता है, और इनसे जिस सॉइल का निर्माण होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग। क्लियर? जैसे एरिया होता है वहाँ अलग अलग प्रकार का रॉक्स होता है, अलग अलग प्रकार के वहाँ सॉइल बनते हैं। आप देखते हैं इंडिया ही में ही कहीं ब्लैक सॉइल है, कहीं एलुवियल है, कहीं रॉकी सॉइल है, कहीं रेड सॉइल है, तो कहीं दोमट वगैरह पड़ते हैं, फॉजिल सॉइल है कहीं पे। तो अलग अलग प्रकार का सॉइल अलग अलग जगहों पे होता है, वहाँ जैसा कंडीशन होता है। अब नदी के आसपास का एरिया ले लो तो भाई नदियाँ वहाँ ले आती हैं अच्छा खासा, वहाँ पे अपने साथ मिट्टी ले आती हैं। कहीं दूर एरा से तो वो मिट्टी जमा होता है तो बड़ा फर्टाइल लैंड होता है। रॉक्स की मैं बात करूँ तो रॉक से कई सारे लेयर्स ज़मीन पे गिरते हैं तो वहाँ आपके क्रस्ट का निर्माण होता है, लेकिन वो क्रस्ट उतना फर्टाइल नहीं हो पाता जितना नदियों वाला होता है।
क्लियर। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के सॉइल होते हैं। पूरे वर्ल्ड को छोड़िए, आप इंडिया में ही देखिए, जो मेन है वो 8 टाइप्स ऑफ सॉइल हैं। क्लियर। वैसे मैं बात करूँ तो 13 टाइप्स ऑफ सॉइल हैं इंडिया में, और वर्ल्ड की बात करूँ तो पूछिए मत, वहाँ तो पता नहीं कितने सैकड़ों कितने होंगे, अच्छे खासे होंगे। क्लियर। तो ये तो रही बात इंडिया की। आपने देखा सॉइल क्या होता है, सॉइल बनता कैसे है, और सॉइल बनने में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो याद रखिए, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और वेदरिंग रॉक, यही तीनों मटेरियल उस सॉइल को फर्टाइल और उसी सॉइल को बैरन दोनों चीज़ें बनाती हैं। इनकी अगर पर्याप्त मात्रा है तो वो सॉइल अच्छा खासा फर्टाइल बनेगा, जबकि अगर इनकी मात्रा कम हो जाए तो उसकी फर्टिलिटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। क्लियर। फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी सॉइल जो बनता है, आपका ये सॉइल बना, उसमें कौन कौन से मेन फैक्टर्स होते हैं। तो पहला सबसे बड़ा फैक्टर होता है पेरेंट रॉक। क्लियर। तो ये क्या करता है, ये पेरेंट रॉक जो फैक्टर है ये बताता है कि सॉइल का कलर किस प्रकार होगा, सॉइल का टेक्सचर कैसा होगा, और सॉइल में कौन सा मिनरल है। भैया आप सॉइल में पोटास है कि चूना है कि आयरन है, ये सब बताता है क्या, पेरेंट रॉक। यानी ये निर्धारित करेगा सॉइल के कलर को, टेक्सचर को, और उसमें मिनरल्स की मात्रा कितनी होती है, ये सब इस पॉइंट के अंदर आते हैं। दूसरा क्लाइमेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं क्लाइमेट डिटरमाइंस रेट ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग मैंने ऊपर पढ़ा दिया है। तो क्लाइमेट क्या डिपेंड करता है कि किस प्रकार मिट्टी बनी है, कैसे बनी है, कितने समय में बनी है, क्या क्या इसमें मिला है। वेदरिंग यानी कैसे मिट्टी बनी है, वो डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट पे। क्लियर। पता चला भैया, क्लाइमेट अगर रॉकी रीजन का हो, यानी हिल्स के, यानी पर्वतों के आसपास की मिट्टी की मैं बात करूँ तो वहाँ अलग प्रकार का मिट्टी, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ही अलग होगा। जब क्लाइमेट होगा तो वहाँ के मिट्टी की बनावट ही अलग प्रकार से होगी। क्लियर। तराई क्षेत्र, यानी मैं अगर सिंपल में मैदान ले लूँ तो वहाँ भैया बारिश वारिश अच्छी खासी होती है, वहाँ क्लाइमेट डिपेंड करेगा कि वहाँ की मिट्टी की वेदरिंग किस प्रकार होगी। क्लियर। तो पहला पेरेंट रॉक और दूसरा क्लाइमेट। तीसरा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स। क्लियर। ऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या होता है, उस जगह में ह्यूमस किस प्रकार हुए हैं। ह्यूमस आप समझते ही होंगे, जो फॉसिल होते हैं, यानी जानवर, प्लांट जो मर जाते हैं, मरने के कई सालों बाद जो वहाँ पड़े रहते हैं, राख वगैरह, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमस। क्लियर। तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स यानी ह्यूमस पे डिपेंड करता है कि वो मिट्टी फर्टाइल होगी कि नहीं होगा। इसीलिए आप देखिए, जो तराई क्षेत्र है यानी मैदानी एरा जो है, उस प्लेन एरा में देखिए अच्छे खासे फर्टाइल लैंड होते हैं। क्लियर। क्यों? क्योंकि वहाँ ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उस एरिया में बसने वाले हर एक प्रकार के ह्यूमंस है, हर एक प्रकार के एनिमल्स है, हर एक प्रकार का प्लांट है। अब पर्वत पे कोई जाके नहीं ना बसेगा तो तराई एरिया में ना, जहाँ अच्छा खासा उसे वाटर मिल जाए, जहाँ वो अच्छी खासी खेती कर सके। तो ऐसा क्या होता है, ह्यूमस पे डिपेंड करता है वहाँ का किस प्रकार अनाज का प्रोडक्शन वहाँ पे हो पाएगा। तो तीसरा फैक्टर है ऑर्गेनिक मटेरियल्स। जो नेक्स्ट फैक्टर है वो फैक्टर है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या कहता है, डिटरमाइंड एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। क्लियर। टोपोग्राफी मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल कितना मोटा बना है, कितना पतला बना है, यानी सॉइल की परत कैसी है, मोटी परत है कि पतली परत है, ये सब वहाँ पे टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है। क्लियर। अब जहाँ अच्छा खासा फ्लड आता है, वहाँ की देखिए जो लैंड, जो सॉइल होता है, वहाँ के सॉइल की जो परत होती है वो बड़ी मोटी हो जाती है। क्लियर। क्यों? क्योंकि हमेशा नदियाँ अपने साथ अच्छी खासी मिट्टी लेकर आती हैं और मैदानी क्षेत्रों में उसे क्या कहती हैं, छोड़ के चली जाती हैं, तो वहाँ अच्छा खासा परत बनता है। माउंटेन्स एरा में मैं देख लूँ तो वहाँ क्या होता है, उतनी मिट्टी जो रॉक्स गिरती है बस वही सॉइल है, तो वहाँ की मिट्टी की परत क्या होती है, पतली हो जाती है। तो टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है सॉइल का फॉर्मेशन। मुझे लगा समझ गए होंगे। पेरेंट रॉक क्या होता है, कलर वगैरह टेक्सचर डिफाइन करता है। क्लाइमेट क्या होता है कि किस प्रकार वो बना है। ऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या कहते हैं, वहाँ ह्यूमस किस प्रकार प्राप्त हुआ है। टोपोग्राफी क्या होता है, सॉइल का एक्यूमुलेशन यानी कितना मोटा है। फिफ्थ जो पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो है टाइम। टाइम कितने समय में बढ़ा है
सॉइल यानी डिटरमाइन थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, मतलब ये सॉइल का जो थिकनेस है वो कितने समय में हुआ है, यानी इतने समय के लिए मैं अगर सॉइल को छोड़ दूं तो वो सॉइल अच्छा खासा फर्टाइल बन जाएगा, इतने समय के लिए छोड़ दूं तो ये सॉइल हमारे लिए अच्छा खासा अनाज का प्रोड्यूस करेगा। तो टाइम इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सॉइल फॉर्मेशन। तो याद रखिए सॉइल फॉर्मेशन में ये पांचों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक आपका खतरनाक थोड़ा जरूर है, और आप लोग सलमान खान वाले ज़माने में हैं, लड़ाई झगड़ा यही सब चाहते हैं, हिस्ट्री पढ़ाइए, ऐसा लड़ाई झगड़ा हो अच्छा खासा, महमूद गजनवी मार दे तो ये कर दे वो कर दो, ऐसा कुछ नहीं है भैया। ज्योग्राफी में आपको यही पढ़ना पड़ेगा और यही सब इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन पूछ लेगा, डायरेक्ट पूछ लेगा। डिटरमाइन द फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, 5 फैक्टर, पाँचों यही, पाँचों लिख दिया, पूरा डिफाइन किया, तो 5/5 नंबर बड़े आराम से, नहीं मिलेगा तो मुझसे बताइए। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप छोड़ नहीं सकते। पूछ लेगा व्हाट इज वेदरिंग, डायरेक्ट एक डिफिनीशन पूछ लेगा। व्हाट इज द फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, डायरेक्ट आपके हेडिंग से ही क्वेश्चंस बने हैं अच्छे खासे। क्लियर? तो ये हो गया, आपने सॉइल देख लिया, वेदरिंग देख लिया, फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन देखिए। आइए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, यानी अब तो सॉइल अच्छा खासा यूज आपने देख लिया, अब ये भी देख लो कि आप लोग किस प्रकार सॉइल को डिग्रेड कर रहे हो, यानी सॉइल को खत्म कर रहे हो, यानी सॉइल का इंपॉर्टेंस खत्म कर रहे हो। इंपॉर्टेंस खत्म करने का मतलब उसकी फर्टिलिटी खत्म कर रहे हो, आपको सॉइल को कितना नुकसान पहुंचा रहे हो वो देखते हैं। क्लियर? डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को साफ करके आप सॉइल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जंगलों को साफ कर दोगे तो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, नदियां आ नहीं पाएंगी, फ्लड नहीं आ पाएगा, अच्छी खासी नई नई मिट्टियां नहीं मिल पाएगी। तो डिफॉरेस्टेशन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। क्लियर? ओवर ग्रेजिंग, ज़रूरत से ज़्यादा क्यों अपने गायों को छोड़ देते हो? गाय जाके ज़रूरत से ज़्यादा ग्रेजिंग करती हैं, क्या ज़रूरत है भैया? एक ही दिन में सब खा लोगे? आराम से खाओ ना, थोड़ा थोड़ा। तो ओवर ग्रेजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ओवर ग्रेजिंग मैंने क्या बोला था, पीछे समझाया भी था। ओवर ग्रेजिंग करवाएंगे तो लैंड के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में जो टाइटनेस है वो टाइटनेस कमज़ोर हो जाएगा, और टाइटनेस कमज़ोर होने की वजह से उस लैंड में बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो ओवर ग्रेजिंग कराने से बचिए, उतना ही खाइए जितनी ज़रूरत है, खिलाइए मतलब गायों को, अपने नहीं। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, जो फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का आप ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं, उस यूज़ को एक लिमिट बनाइए। मतलब उनका ओवर यूज़ करने की ज़रूरत आपको नहीं है, एक लिमिट में यूज़ कीजिए। जितना किसी प्लांट के लिए फर्टिलाइजर्स चाहिए, जितना किसी प्लांट के लिए पेस्टिसाइड्स चाहिए, उतना ही आप दीजिए, उससे ज़्यादा उस लैंड में आपको फर्टिलाइजर्स डालने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना आप इसका यूज़ करेंगे उतना ही उस लैंड की यानी सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जाती है। डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा फैक्टर, ओवर ग्रेजिंग दूसरा फैक्टर, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड तीसरा फैक्टर, रेन वॉश फ्लड, ये तो नेचुरल है, इसको तो क्या किया जाए। फ्लड को तभी आप रोक सकते हैं जब भाई आप एफॉरेस्टेशन कीजिए, यानी जंगलों को अच्छा खासा लीजिए। तो रेन वॉश और फ्लड से भी काफ़ी सारी मिट्टियाँ इधर उधर हो जाती हैं, कुछ तो एरिया ही वीरान हो जाता है, वहाँ की मिट्टी दूसरी जगह पहुँच जाती है, उस एरिया को फर्टाइल बना लेती है और पहले वाले एरिया को कवर कर देती हैं। लेट इरोजन एंड डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, तो ये सारे फैक्टर हैं जो इरोजन और डिग्रेडेशन के लिए उत्तरदायी हैं, यानी उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल किस लिए होता है? तो डिफॉरेस्टेशन के द्वारा, ओवर ग्रेजिंग के द्वारा, ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड, रेन वॉश एंड फ्लड, तो ये सारे फैक्टर हैं आप डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल के। क्लियर? तो आज यही आपका टॉपिक सॉइल में रोकता हूँ। एक टॉपिक और इसका सॉइल का बच गया था, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, मैं लिख नहीं पाया इसलिए समझा नहीं पा रहा हूँ, तो नेक्स्ट रीडिंग पे मैं आप कंजर्वेशन ऑफ सॉइल पढ़ा दूंगा। क्लियर? तो आज आपने देखा सॉइल क्या होता है, वेदरिंग क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसके साथ आपने डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल देखा। आप इतनी तैयार कीजिए, नेक्स्ट टर्म पे हम डिस्कस करेंगे आपके कंजर्वेशन ऑफ सॉइल का। पीछे मैंने 2 होमवर्क भी आपको सेंड किया था, एक सेंड मैंने प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड के बारे में पूछा था जिसे आपने डिफ़ाइन किया है, दूसरा मैंने कंजर्वेशन ऑफ लैंड और लैंडस्लाइड के बारे में पूछा था, उसे भी आपने डिफ़ाइन किया। आज फिर मैं आपके पास एक होमवर्क सेंड कर रहा हूँ, उसे आप करिए, उसे सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव ऑफ सॉइल। ओके, थैंक यू।